वसुधा तो सो गई मगर ऋषि उसे देखने लगा। वो मन ही मन बोला, कितनी भोली हो तुम, कितनी मासूम, इतनी पाक साफ की। डर लगता है कहीं मेरे छूने से तुम मैली ना हो जाओ। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है मुझसे। वसुधा को देखते देखते उसकी भी आंखें बंद हो गई। सुबह 5 बजे ऋषि की नींद खुली। उसे जल्दी उठने की आदत थी। उसने नींद से बोझिल अपनी आंखें खोली तो नजरें सामने काउच पर सो रही वसुधा पर गई। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो उठा और उस रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। वसुधा ने एक नज़र देख वो कपड़े चेंज कर जिम में चला गया। एक्सरसाइज के बाद उसने कमरे में आकर देखा वसुधा अभी भी सो रही थी। उसका कंबल नीचे जमीन पे पड़ा था। उसने वसुधा को ठीक से कंबल उठाया और नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो नहा के बाहर आया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। उसी समय वसुधा की नींद खुली और अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, ऋषि ने भी पलटकर कहा। वसुधा ने जब पूरी तरह से आंखें खोला ऋषि को देख तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऋषि टॉवल में था। वो एकदम से उठी और ऋषि की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। ये आप ऐसे क्यों हैं? वसुधा ने हकलाते हुए कहा। ऐसे क्यों हैं? मतलब ऐसे नंगू पंगू क्यों हैं? वसुधा बोली। एक्सक्यूज मी, नंगू पंगू से क्या मतलब है तुम्हारा? ऋषि ने उसे घूर कर देखा। मतलब ऐसे टॉवल में क्यों है? कपड़े पहनिए ना। वसुधा बोली। वही तो निकाल रहा हूँ कवर्ड से। और वैसे भी ये मेरा कमरा है तो चाहे जैसे रहूं। ऋषि ने शरारत से कहा। आप शायद भूल रहे हैं कि अब इस कमरे में मैं भी रहूंगी और ये मेरा भी कमरा है तो आप ऐसे नहीं घूम सकते। वसुधा बोली। और शायद तुम भूल रही हो कि हम पति पत्नी हैं। ऋषि ने अलमारी से कपड़े देखते हुए ही कहा। हाँ, पति पत्नी हैं मगर अभी हमारा रिश्ता वैसा नहीं है ना। वसुधा बोली तो ऋषि उसी ओर घूम गया और हाथ में लिए कपड़े बेड पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता वसुधा की ओर बढ़ने लगा। वसुधा उसे ऐसे अपने पास आते देख अपने कदम पीछे लेने लगी। ऋषि एकदम से उसके पास आया तो वसुधा पीछे दीवार से लग गई। ऋषि ने उसके दोनों तरफ अपनी हथेली रख दी। उसकी आंखों में देख बोला, वैसा कैसा रिश्ता? ऋषि के ऐसे पास आने से वसुधा घबरा गई। उसकी नजरें ऋषि के चेहरे से होते हुए उसके गोरे कंधे और चौड़े सीने पे आके टिक गई। उस पर सीने पे बना टैटू। वसुधा की नजरें वहीं थम गई। ऐसे क्या देख रही हो? ऋषि ने कहा तो वसुधा चौंक गई। कुछ नहीं, आप हटिए। वसुधा ने थूक गटकते हुए बोला तो ऋषि हल्का मुस्कुरा दिया। ऋषि उसे देखते हुए उसके चेहरे की ओर हल्का झुका तो वसुधा ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। ऋषि की नजरें उसके होठों के नीचे बने काले तिल पर जा रुकी। वो एक टक उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वसुधा ने अपनी आंखें खोली। ऋषि को ऐसे खुद को देखता पाकर उसने अपनी हथेली ऋषि के सीने पर रख दी तो इस एहसास से ऋषि की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। वसुधा ने हल्का सा धक्का देकर ऋषि को पीछे किया और खुद जल्दी से उस रूम में भाग गई। ऋषि को होश आया तो वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। ये क्या करने जा रहा था मैं? ऐसे तो वो डर जाएगी, पता नहीं क्यों। उसे देख मैं खो क्यों जाता हूँ? ऋषि ने खुद में ही बड़बड़ाया और अपने कपड़े पहनने लगा। इधर वसुधा उस रूम में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये क्या था जो मैंने महसूस किया और मैं उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी? उनकी आंखों में मुझे लेकर जाने क्या एहसास उमड़ने लगे। नहीं, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती, उन्हें अपने करीब नहीं आने दे सकती। वसुधा ने खुद से कहा और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। लेकिन मैं कब तक उनसे दूर रहूंगी? आखिर पति हैं वो मेरे और मुझ पर पूरा हक है उनका। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वसुधा फिर से सोचने लगी। ऋषि रेडी होकर सीधा नीचे आया। गुड मॉर्निंग दादी माँ। ऋषि बोला, गुड मॉर्निंग बेटा, बहू कहाँ है? दादी माँ ने कहा वो रेडी हो रही है, आ जाएंगी। ऋषि बोला, गुड मॉर्निंग भाभी माँ। ऋषि ने डाइनिंग टेबल की ओर आकर शैलजा से कहा। शैलजा मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग ऋषि। भाभी माँ, जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे ऑफिस जाना है।
ऋषि चेयर पर बैठते हुए बोला, ऋषि आज तुम वसुधा के साथ उज्जैन जाओगी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। दादी ने कहा। दादी माँ, अब ये क्या, आज ही जाना जरूरी है क्या? ऋषि चिढ़ते हुए बोला। ऋषि, ये क्या बात हुई? तुम दोनों का शादी के बाद जोड़े से दर्शन करना जरूरी है और ये मेरी इच्छा भी है। दादी माँ ने सख्ती से कहा तो ऋषि मना नहीं कर पाया। शैलजा, जाओ जाकर देखो वसुधा रेडी हुई है या नहीं, दादी माँ ने कहा। जी, शैलजा ने कहा और ऊपर जाने लगी। उसी समय वसुधा तैयार होकर नीचे आ रही थी। उसने आज ग्रीन कलर का फुल लेंथ अम्ब्रेला सूट पहना हुआ था जिसमें वो हमेशा की तरह प्यारी लग रही थी। शैलजा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। वसुधा नीचे आई। दादी माँ ने उसे देख उसकी नज़रें उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन बेटा आज साड़ी पहन लेती तो अच्छा होता। तुम्हें ऋषि के साथ उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। जी दादी माँ, वसुधा बोली और ऊपर जाने लगी। रहने दीजिए ना दादी माँ, क्या फर्क पड़ता है, साड़ी हो या सूट। वसुधा तुम ऐसे ही चलो, ऋषि ने कहा तो वसुधा के कदम रुक गए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम लोग अभी निकलो वरना देर हो जाएगी, दादी माँ ने कहा। ठीक है दादी माँ, चलो वसुधा, ऋषि ने कहा और आगे बढ़ गया। वसुधा भी उसके पीछे जाने लगी। ऋषि गाड़ी के पास आया और ड्राइवर से चाबी लेकर बोला, तुम ऑफिस जाओ, गाड़ी में चलाऊंगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। ऋषि ड्राइवरिंग सीट पे बैठ गया और वसुधा उसके बगल में आ बैठी। वसुधा को देखते हुए ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। थैंक यू, वसुधा ने गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा। थैंक यू? वो किस लिए? ऋषि ने असमंजस से पूछा। वो आपने साड़ी पहनने से मुझे बचा लिया ना, इसलिए, वसुधा बोली तो ऋषि मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद फिर से गाड़ी में खामोशी फैल गई। वसुधा, ऋषि ने बहुत प्यार से बोला। जी, वसुधा बोली। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ बात करो ना मुझसे। क्या बात करूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानती आपके बारे में, वसुधा ने कहा तो ऋषि ने उसे देखा। दोनों की नजरें आपस में मिली। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तो शुरुआत जान पहचान से करते हैं, ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, पूछिए क्या पूछना है आपको, वसुधा अपनी धीमी आवाज में बोली। तुम ही बता दो अपने बारे में कुछ, ऋषि ने कहा। मैं क्या बताऊं, जिंदगी तो जैसे थम गई है एक मोड़ पे आके, वसुधा ने उदासी से कहा तो ऋषि के दिल में जैसे कुछ चुभ सा गया हो। वो वसुधा को बेचैनी से देखने लगा। वसुधा ने जब ये कहा कि उसकी जिंदगी एक मोड़ पे आके रुक गई है तो ऋषि को बहुत बुरा लगा। उसने वसुधा की आंखों में नमी देख ली। वो आगे देखते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तो नहीं बदला है वसुधा। तुम्हें जैसे रहना है, जो करना है वो तुम कर सकती हो। क्या सच में? वसुधा ने कहा तो ऋषि ने उसकी ओर देख हाँ में सिर हिला दिया। वसुधा माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और ये रिश्ता शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ही हुआ है, ऋषि ने कहा तो वसुधा एकदम से बोली, नहीं, मैंने खुद हाँ की थी इस शादी के लिए, जानता हूँ, लेकिन मजबूरी में। ऋषि बोला तो वसुधा मन ही मन बोली, और मजबूर भी आप ही ने तो किया था, और अब आए बड़ी दोस्ती करने वाले। क्या सोचने लगी? वसुधा को खोया हुआ देख ऋषि बोला, कुछ नहीं, वसुधा ने कहा। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? वसुधा ने कहा। ऑफ कोर्स वसुधा, भला तुम्हारी पढ़ाई से मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को, वसुधा हिचकिचाते हुए बोली। उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा, इनफैक्ट वो तो खुश होंगी कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। भाभी माँ भी भैया के काम में उनकी हेल्प करती हैं, ऋषि ने कहा तो वसुधा के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो बताओ क्या पढ़ना चाहती हो तुम? वैसे तुम तो दिल्ली में पढ़ रही थी ना, ऋषि ने पूछा। जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना है, मैं एक कामयाब सर्जन बनना चाहती हूँ, वसुधा ने कहा। ओह, तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, नॉट बैड। हाँ,
तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, दादी माँ से मैं बात कर लूँगा, ऋषि ने कहा और आगे देख ड्राइवरिंग पर अपना ध्यान लगा दिया। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। वसुधा ऋषि को देख मन में सोचने लगी, आप सच में इतने अच्छे और समझदार हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वसुधा की नज़रों को महसूस कर ऋषि ने उसकी तरफ देखा और अपनी भौहें उचका दी तो वसुधा ने नाम में गर्दन हिला दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। ऋषि मुस्कुरा दिया। ऋषि ने वसुधा को देखते हुए सॉन्ग प्ले कर दिया। वसुधा ने उसकी ओर एक नज़र देखा, फिर बाहर देखने लगी। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग उज्जैन पहुँचे। ऋषि ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और दोनों बाहर आए। दोनों मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वसुधा ने वहीं से पूजा की थाली ली। दोनों वीआईपी एंट्री से होते हुए मंदिर के अंदर आ गए। वसुधा ने सिर पर दुपट्टा लिया और हाथ जोड़ आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी, आपने मुझे इनके साथ इस शादी के बंधन में बांध तो दिया है, लेकिन मुझे इनसे प्यार नहीं है। प्यार तो दूर, इन्हें अच्छे से जानती भी नहीं। मन में इनको लेकर गुस्सा है कि इन्होंने मेरी दीदी को इनकार किया और पापा को मजबूर किया कि उन्हें मेरी शादी इनसे करनी पड़ी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये अच्छे हैं या बुरे। मुझे रास्ता दिखाइए महादेव, रास्ता दिखाइए। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बगल में खड़ी वसुधा को देखा, जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। ऋषि वहीं खड़े होकर उसके चेहरे को ध्यान से निहारने लगा। वसुधा ने चेहरे पर कितने ही भाव आए और गए। उसने सामने देख मन में कहा, जानता हूँ इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसे हर खुशी देने की कोशिश करूँगा और ये जो भी मांग रही है इसे वो दे देना महादेव। ऋषि फिर से वसुधा को देखने लगा। उसी समय वसुधा ने आंखें खोली तो ऋषि ने तुरंत कहा, चले जी, पंडित जी से आशीर्वाद ले ले, पंडित जी से प्रसाद ले ले। वसुधा बोली और पंडित जी की ओर बढ़ गई। ऋषि भी उसके पीछे आया। दोनों ने झुककर पंडित जी के पैर छुए। अखंड सौभाग्यवती भवा, जोड़ी हमेशा बनी रहे, पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी ने प्रसाद की थाली पकड़ाई और दोनों मंदिर से बाहर आए। ऋषि पार्किंग से गाड़ी लाने चला गया और वसुधा वहीं खड़ी होकर ऋषि का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में ऋषि गाड़ी लेकर आया। वसुधा उसमें बैठ गई। ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वसुधा बोली, सुनिए। बोलो, ऋषि ने उसकी ओर बिना देखे कहा। वसुधा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, बोलो ना, चुप क्यों हो गई? ऋषि ने इस बार उसकी ओर देखकर कहा, मुझे भूख लगी है। वसुधा ने मासूमियत से कहा। ये सुन ऋषि का पैर एकदम से ब्रेक पर आ गया और वो हैरानी से वसुधा को देखने लगा। तुमने नाश्ता नहीं किया था क्या? ऋषि ने पूछा। कहाँ किया था नाश्ता? कमरे से जैसे रेडी होकर आई तुरंत आपके साथ आ गई, वसुधा बोली। तो अब तक चुप क्यों थी? बोलना चाहिए था ना। बिल्कुल पागल हो तुम सच में। मैंने कहा था ना कि अब हम दोस्त हैं, तो उतना तो तुम मुझसे कह ही सकती हो, ऋषि ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में ऋषि ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी। चलो कुछ खा लो, ऋषि ने कहा और बाहर आया। वसुधा भी बाहर आई। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। ऋषि को देखते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर अंदर आया। वेलकम मिस्टर खन्ना, मैनेजर बोला। ऋषि इंदौर की जानी मानी हस्ती है तो उसे सभी पहचानते हैं। मैनेजर दोनों को प्राइवेट रूम में लेकर आया और फिर उन्हें बहुत आदर से बैठा कर चला गया। ऋषि ने वसुधा के लिए चेयर खींची तो वसुधा बैठ गई। उसके बाद ऋषि सामने वाली चेयर पे जाके बैठ गया। अब बताओ क्या खाओगी? जो भी खाना हो ऑर्डर कर लो, ऋषि ने कहा और मेनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। वसुधा मेनू देख मुंह बनाने लगी। क्या हुआ? ऋषि ने उसे मुंह बनाते देख पूछा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ऑर्डर करूं, वसुधा कन्फ्यूजन से बोली। जो खाना है ऑर्डर करो, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है और इंदौर पहुंचने में अभी 1 घंटा है, ऋषि बोला। वसुधा ने फिर से मेनू देखा और वेटर को देख बोली, दाल चावल मिक्स वेज, पनीर और बटर रोटी। वेटर ऑर्डर नोट कर गया। ऋषि ने वसुधा से पूछा, ऑल आर
ऑल आर वेजिटेरियन फूड। हाँ, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाती, वसुधा ने सिर झुकाकर कहा। फिर कुछ याद करते हुए बोली, कहीं आप तो नॉन वेज नहीं खाती और आपने अपने लिए कुछ नहीं ऑर्डर किया? वसुधा ने पूछा। ये सुन ऋषि उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और फिर मैं पंजाबी हूँ, आखिर कौन सा पंजाबी होगा जो नॉन वेज नहीं खाता होगा? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ईटिंग हैबिट का आपके पंजाबी होने से क्या लेना देना? वसुधा आहिस्ता से बोली तो ऋषि ने एक बार फिर से उसे घूरा। वसुधा ने तुरंत सिर नीचे कर लिया। ऋषि हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लीजिए, वसुधा बोली। नहीं, जो तुमने ऑर्डर किया है मैं वही खा लूँगा, ऋषि ने सहज भाव से कहा। वसुधा कुछ बोलने को हुई कि ऋषि की शक्ल देख चुप हो गई। वेटर ने प्लेट में खाना लगाया और चला गया। खाना देख वसुधा की आंखों में बच्चों सी चमक आ गई। उसने तुरंत रोटी का बाइट लिया और मुंह आंखें बंद कर ली। बहुत टेस्टी है, वसुधा ने कहा और बच्चों की तरह खाना खाने लगी। ऋषि उसे ऐसे देख मुस्कुरा रहा था। वसुधा ने जब अपनी आंखें खोली तो ऋषि को देख झेप गई। वो चुपचाप से नीचे कर खाने लगी। ऋषि ने देखा उसके बालों की एक लट बार बार उसकी आंखों पे आ रही थी, जिसे वसुधा बार बार सिर झटक पीछे करने की कोशिश करने लगी। उसे परेशान देख ऋषि ने अनायास ही अपना हाथ बढ़ा, अपनी उंगलियों से उसकी लट उसके कान के पीछे कर दी। वसुधा ने चौंक कर ऋषि को देखा। उसी समय उसकी उंगली भी अपनी आंखों पे आ रहे बाल हटाने के लिए उठी। आंखों को छूते ही उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगी। आउच, वसुधा के मुंह से निकला। क्या हुआ? ऋषि ने परेशानी से पूछा। वो आंखों में मिर्ची लग गई, वसुधा ने कहा। क्या करती हो? किसने कहा था अपने हाथों से छूने के लिए? मैं कर तो रहा था ना, ऋषि ने कहा और उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला। अच्छा दिखाओ मुझे। वो वसुधा की आंखों में हल्के हल्के फूंक मारने लगा। उसे अपनी केयर करता देख वसुधा को बहुत अच्छा लगा। वो प्यार से उसे देखने लगी। ऋषि भी उसकी आंखों में देखने लगा। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख खो गए। वेटर के आने से उनकी तंद्रा टूटी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे और अपना खाना खाने लगे। कुछ देर बाद ऋषि माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए बोला, और कुछ खाओगी? नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना, वसुधा ने कहा। दोनों फिर से अपना खाना फिनिश किए और रेस्टोरेंट से बाहर आए। ऋषि की गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। आपसे एक बात पूछूं? वसुधा कुछ सोचकर बोली। हाँ पूछो, ऋषि ने बिना उसकी ओर देखे हुए कहा। वो जब मैंने आपको कोई और समझकर कमरे से बाहर निकाला तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं? चुपचाप चले क्यों गए थे कमरे से? वसुधा ने शांत लहजे में कहा। अब तुम पहले से इतना गुस्सा थी उस पर नई जगह अनजान लोग, तो सोचा तुम अपसेट हो जाओगी, तुमसे क्या बहस करता। और फिर तुमने जो मुझे मेरे ही नाम की धमकी दी थी और कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो डरना तो बनता था। अपने नाम की इज्जत का जो सवाल था, ऋषि ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जी मैं समझी नहीं, वसुधा असमंजस से बोली। अरे याद नहीं तुम्हें? क्या कहा था तुमने? निकलो मेरे कमरे से, वरना मैं मेरे पति को बुला लूंगी, ऋषि खन्ना को बुला लूंगी। कुछ याद आया? ऋषि ने कहा तो वसुधा इधर उधर देखने लगी। लेकिन फिर भी आपको उसी समय बता देना चाहिए था ना कि आप कौन हैं, वसुधा शिकायती लहजे में बोली। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर तुम ध्यान से कमरे को देखती तो, ऋषि ने कहा तो वसुधा उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तुमने अभी भी कमरा ध्यान से नहीं देखा है ना, ऋषि ने पूछा तो वसुधा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। पिछले 3 दिन से आंखें बंद करके रह रही थी क्या? मेरी इतनी बड़ी तस्वीर कमरे में लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं दी? ऋषि ने कहा। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वसुधा ने सिर झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखा दूंगा और साथ में पूरा घर भी, ठीक है, ऋषि ने कहा और कार की स्पीड बढ़ा दी। वसुधा को घर के गेट पर ही छोड़ ऋषि थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया। वसुधा घर के अंदर आई। बेटा आ गए तुम दोनों? दादी माँ ने पूछा। जी दादी माँ, ये लीजिए प्रसाद,
वसुधा ने कहा और दादी माँ को प्रसाद दे दिया। ऋषि कहाँ है? गाड़ी लगा रहा है क्या? शैलजा ने पूछा। नहीं भाभी, वो तो ऑफिस चली गई, वसुधा बोली। ऑफिस चला गया? ये लड़का भी ना, हर समय काम ही काम लगा रहता है इसे, दादी माँ ने कहा। दादी माँ, होगा कोई काम, आ जाएगा रात में, शैलजा ने कहा। नहीं शैलजा, ये लड़का ना सिर्फ काम के पीछे भागता है। अब इसे समझना होगा कि इसकी शादी हो गई है। अब इसे अपनी पत्नी को भी समय देना होगा। आने दो उसे, आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। दादी माँ ने हल्के गुस्से से कहा। दादी माँ, आप गुस्सा मत होइए, वो काम खत्म करके आ जाएंगे और हो सकता है उन्हें सच में कोई ज़रूरी काम हो, वसुधा ने दादी माँ को शांत कराते हुए कहा। लो, अब तुम भी आ गई उसकी हिमायती। रवि और शैलजा क्या कम थे जो तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं तो अकेली हो गई इस घर में, दादी माँ ने मुंह बनाकर कहा। नहीं दादी माँ, मैं तो आपकी ही तरफ हूँ हमेशा, वसुधा ने कहा। तो दादी माँ ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। जाओ, जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी, दादी माँ ने कहा। तो वसुधा मुस्कुराते हुए ऊपर जाने लगी। शैलजा, हमारा फैसला गलत नहीं था, हमने ऋषि के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये लड़की ऋषि के लिए एकदम सही है, दादी माँ ने जाती हुई वसुधा को देखकर कहा। जी दादी माँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि ऋषि में बदलाव तो अभी से नजर आ रहे हैं। उसकी कठोरता कम हो गई है, उसका सख्त मिजाज नर्म पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो वसुधा को पहले से जानता है। उसकी आंखों में वसुधा को लेके कोई अजनबी वाली फीलिंग नहीं आती। शैलजा ने जाती हुई वसुधा को देख अपने मन की बात कह दी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है शैलजा, क्योंकि इन दोनों को करीब आने के लिए इनका मन से करीब आना जरूरी है। लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि ऋषि और वसुधा इससे पहले कभी नहीं मिले, वो एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे शादी से पहले, दादी माँ ने कहा। दोनों कुछ देर बैठ ऋषि और वसुधा के बारे में ही बातें करने लगे। ऋषि अपने कैबिन में बैठा फाइल पढ़ रहा था, या यूं कहें कि फाइल के पन्ने पलट रहा था, क्योंकि उसका मन तो काम में लग ही नहीं रहा था। उसके आगे बार बार वसुधा का चेहरा आ जाता और उसकी मासूमियत से भरी बातें। उसी समय रोनित धड़धड़ाते हुए कमरे से अंदर आया। ऋषि उसे देख बोला, रोनित, तू नॉक नहीं करके आ सकता ना कभी? ले, अब तेरे कैबिन में आने के लिए भी मुझे नॉक करना होगा। अरे यार, ये तेरा कैबिन है, बेडरूम थोड़ी ही है जो नॉक करके आऊं। अब बेडरूम की बात, और हाँ, वहां तो तू भाभी के साथ बिजी रहेगा, रोनित ने शरारत से अपनी एक आंख दबाकर कहा। सेट अप रोनित, ऋषि हल्के गुस्से में बोला। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गया। वैसे एक बात बोलूं? ऋषि ने ठंडे लहजे में कहा। यार भाभी हैं बहुत खूबसूरत, सच में जैसे कोई परी, तू बहुत लकी है यार, रोनित ने कहा। तो ऋषि के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ओहो, भाभी को याद कर मुस्कुराया जा रहा है। सच बता, पसंद करने लगा है ना उसे, रोनित ने कहा। तो ऋषि किसी सोच में गुम गया। कहाँ खो गया भाई? रोनित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो ऋषि ने चौंक कर रोनित को देखा। हाँ, क्या हुआ? ऋषि बोला। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कहाँ खो गया? तो भाभी के ख्यालों में, रोनित ने पूछा। चल घर चलते हैं, ऋषि ने बात बदलते हुए कहा। कैबिन से बाहर आ जाने लगा। रोनित भी उसके पीछे पीछे आया। सच बताना यार, तू पसंद करने लगा है ना भाभी को, रोनित ने पीछे पीछे चलते हुए कहा। रोनित, ऋषि ने कहा। क्या रोनित 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 लगा रखा है? जो पूछा है उसका जवाब देना, रोनित बोला। दोनों लिफ्ट में आ गए। अरे बोलना, रोनित ने फोर्स करते हुए कहा। पता नहीं पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन उसका मासूम चेहरा आंखों से होते हुए सीधा दिल में उतरता है। उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे, उसे जमाने भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। ऋषि वसुधा को याद कर खोए हुए ही बोला। मेरे यार, तू उसे पसंद ही नहीं, प्यार भी करने लगा है, रोनित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो
ऋषि अपने ख्यालों से बाहर आया। ऐसा कुछ नहीं है, ऋषि ने कहा। जानता हूँ तू नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन तू खुद मुझसे आकर कहेगा कि तुझे भाभी से प्यार हो गया है। रोनित ने कहा। सपने देखना बंद कर दे, प्यार और मुझे कभी नहीं, ऋषि ने कहा और अपनी गाड़ी में बैठ चला गया। रोनित वहीं खड़ा होकर ऋषि को जाते हुए देखकर बोला, वो दिन बहुत जल्दी आएगा ऋषि, बहुत जल्दी। ऋषि रात देर से घर पहुंचा। सभी सो चुके थे। ऋषि अपने कमरे में आया तो देखा वसुधा खिड़की पर खड़ी थी। दरवाजे की आहट से वो पलटी। तुम सोई नहीं अभी तक? ऋषि ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी, वसुधा ने कहा। मेरा वेट? वो क्यों? सो जाना चाहिए था ना, इतनी देर तक जागने की क्या ज़रूरत है? ऋषि ने कहा। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वसुधा ऋषि को जवाब दिए बिना बाहर जाने लगी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना खाया? ऋषि ने पूछा। जी, वसुधा ने कहा। ठीक है, फिर सोते हैं, चलो, ऋषि ने कहा तो वसुधा काउच पे आके लेट गई और ऋषि चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद ऋषि बाहर आया तो देखा वसुधा सो चुकी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऋषि भी उसको देखते हुए रोनित की बातें याद करते हुए सो गया। वसुधा को लेकर उसके दिल में एहसास जागने लगे थे, लेकिन वसुधा उसके मन की तो बस वही जानती थी। उसे ऋषि से नफरत है या गुस्सा और कुछ उसे ऋषि से नफरत है, गुस्सा है या फिर कुछ और, ये तो उसके दिल के अंदर ही था। सुबह जब ऋषि की नींद खुली तो देखा वसुधा पहले से जगी हुई है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही है। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी कमर को भिगो रही है। वसुधा अपने बाल आगे कर सुलझाने लगी। उसके बैकलेस डोरी वाले सूट से उसकी गोरी पीठ ऋषि को साफ नजर आने लगी। ऋषि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वसुधा का ध्यान ऋषि पर नहीं गया। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और अपने सूट की डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, मगर डोरी का दूसरा सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी डोरी उसके पकड़ में नहीं आई। अब वसुधा झुंझला उठी। उसकी चूड़ियों की खनक से ऋषि ने आंखें खोली और बेड पे लेटे ही वसुधा को परेशान होता देख रहा था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद भी जब डोरी नहीं बंधी तो ऋषि बेड से उठा और आहिस्ता से पीछे जाकर वसुधा के ड्रेस की डोरी जो हुक में फंसी हुई थी उसे निकालने लगा। ऋषि की उंगलियों का स्पर्श समझ वसुधा चौंकी और तुरंत पलट गई, मगर ऋषि ने बिना उसकी ओर देखे और बिना कोई जवाब दिए फिर से उसे आगे की ओर घुमाया। ऋषि ने खामोशी से हुक में फंसी डोरी निकाली और दोनों सिरों को पकड़ कसकर डोरी बांध दी। ऋषि की उंगलियां जैसे जैसे वसुधा की पीठ को छुई, वसुधा अंदर तक सिहर उठी और उसकी आंखें इस एहसास से स्वतः ही बंद हो गई। मगर ऋषि के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। अब पति हूँ तुम्हारा, इतनी हेल्प तो तुम मुझसे ले ही सकती हो, ऋषि ने सहजता से कहा तो वसुधा ने आंखें खोल आईने में से ऋषि को देखने लगी। ऋषि के भावहीन चेहरे को ध्यान से देखने लगी। कैसे आदमी है ये, इन्हें कुछ पता नहीं होता क्या? वसुधा मन ही मन सोचने लगी। ऋषि डोरी बांध हटने लगा। वसुधा ने तुरंत अपने बाल एक झटके से पीछे किए, जिससे उसके बाल ऋषि के चेहरे को छू गए। उसके बालों से आती शैम्पू की भीनी भीनी सी महक ऋषि का रोम रोम महका गई, लेकिन ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो एकदम सहजता से बेड पर लेट गया। आज जल्दी उठ गई तुम? ऋषि ने पूछा। हाँ, सोचा घर में सब जल्दी उठते हैं तो मैं भी जल्दी उठ जाऊं। वसुधा ने गले में दुपट्टा डाला और ऋषि की ओर पलटी। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है वसुधा, तुम्हें जैसे रहना हो तुम वैसे इस घर में रह सकती हो। तुम्हें देर से उठने की आदत है, इट्स ओके, ऋषि बोला। लेकिन आप भी तो जल्दी उठते हैं। वसुधा तुरंत ऋषि को देखकर बोली। हाँ, क्योंकि मुझे आदत है और फिर मुझे सुबह एक्सरसाइज भी करनी होती है, इसीलिए मैं जल्दी उठता हूँ, ऋषि ने कहा और
अलमारी खोलकर अपने कपड़े ढूंढने लगा, मगर उसे अपने कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। उसने देखा अलमारी में कपड़ों की सेटिंग भी चेंज हुई है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? वसुधा ने पूछा। हाँ, मेरे जिम के कपड़े नहीं मिल रहे और मेरी अलमारी में भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, ऋषि ने कहा। मैं देती हूँ, वसुधा बोली और उसके जिम के कपड़े निकाल कर उसे दे दिए। ऋषि उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। वो मैंने कल ही अलमारी में कपड़ों की सेटिंग चेंज की है, इसीलिए मैंने अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें भी अलमारी में सेट कर दी है। सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था और आपको भी बिखरा कमरा पसंद नहीं है, वसुधा ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े सब तुमने कैसे एक ही साथ कबर्ड में सेट कर दिए, और साथ ही अपने भी। मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए दूसरा वार्डरोब लगा देता। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब व्यवस्थित हो गया है। वसुधा, लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े थे, एक ही वार्डरोब में सब सेट कैसे किया? अब ढंग से रखेंगे तभी तो सब आएंगे ना, वसुधा ने तुरंत कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कपड़े रखने नहीं आते, ऋषि ने वसुधा को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने आपके सारे कपड़े इतने अच्छे से सेट कर दिए हैं, देखिए ना, वसुधा ने जल्दी से कहा और वार्डरोब खोल कर दिखाने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। वसुधा का ये भोलापन देख ऋषि मुस्कुराने लगा। इसे वर्ल्ड्स बेस्ट सर्जन बनना है और मुझसे तो ऐसे डर रही है जैसे मैं इसे खा ही जाऊंगा। ऋषि मन ही मन बोला और चेंजिंग रूम में चला गया। ऋषि ने बाहर आकर वसुधा से कहा, अब तो तुमने कमरा देख लिया होगा और मेरी तस्वीर भी। ऋषि ने तस्वीर की ओर इशारा कर दिया। वसुधा ने नजरें उठाकर सामने की दीवार पर देखा तो ऋषि की बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें ऋषि के चेहरे पे मोहिनी मुस्कान थी। तस्वीर देख वसुधा मन में बोली, कितनी मनमोहनी मुस्कान है इनकी, लेकिन सिर्फ तस्वीर में, असलियत में तो मुस्कुराते ही नहीं, बस गुस्सा करते रहते हैं और घूरते रहते हैं। क्या सोचने लगी? ऋषि की आवाज़ से वसुधा ख्यालों से बाहर आई। जी कुछ नहीं, बहुत ही प्यारी फोटो है, वसुधा बोली तो ऋषि उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वसुधा को समझ नहीं आया उसने क्या कहा, तो इधर उधर देखने लगी और अपने नाखून चबाने लगी। ऋषि मंद मंद मुस्कुराने लगा। चलो, मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखाता हूँ, ऋषि ने कहा तो वसुधा ने सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। ऋषि ने एक ओर का दरवाज़ा खोला जिसमें जिम था। ये मेरा जिम है और इससे ही लगकर दूसरी तरफ मेरा स्टडी रूम है। ऋषि ने दूसरी ओर दरवाज़ा खोलकर दिखाया और अंदर आ गया। वसुधा ने देखा वहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, हर विषय की किताब है वहाँ। आपके बुक्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, आपको पढ़ने का शौक़ है। वसुधा रैक से बुक निकाल देखने लगी। हाँ, जब टाइम मिलता है तो ज़रूर पढ़ता हूँ। इन दोनों बिजनेस में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, इसीलिए जब भी उलझन में होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ इन किताबों के पास। ये मेरी सच्ची साथी होती हैं, तन्हाई और उलझन की। इनके पास हर सवाल का जवाब होता है, ऋषि ने शांत लहजे में कहा तो वसुधा कुछ सोचने लगी। चलो, तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं, ऋषि ने कहा और वसुधा का हाथ पकड़ बाहर ले आया। ये पहली बार था जब ऋषि ने उसका हाथ ऐसे हक से थामा था। वसुधा कभी अपने हाथ को देखती तो कभी ऋषि को देखती। उसके मन में एक एक था झंकृत हो उठे। ऋषि उसे एक कर्टन के पास लाया। कर्टन हटाते ही सामने शीशे की वॉल से उस और स्विमिंग पूल नजर आया। वसुधा की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है आपके कमरे में, वसुधा चौंकते हुए बोली। हमारे कमरे में, ऋषि ने तुरंत कहा तो वसुधा ने सिर हिला दिया। जी, हमारे कमरे में। वसुधा आहिस्ता से बोली, तुम्हें स्विमिंग आती है? ऋषि ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है स्विमिंग, वसुधा ने कहा और शीशे की वॉल का दरवाज़ा खोल स्विमिंग पूल के पास आ गई।
वहीं पास में एक झूला लगा हुआ था जिस पर वसुधा बैठ गई और स्विमिंग पूल को देखने लगी। तुम बैठो, मैं आता हूँ, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, ऋषि ने कहा और वहाँ से चला गया। कुछ देर वहीं बैठ वसुधा अंदर कमरे में आई। उसने अलमारी से ऋषि के ऑफिस के लिए कपड़े निकाले और नीचे आ गई। उसे इतनी सुबह जगा हुआ देख दादी माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेटा, तुम जल्दी उठ गई, दादी माँ ने कहा। जी दादी माँ, वसुधा ने कहा। बहुत अच्छा किया, आओ आज तुम अपने हाथ से पूजा करो, दादी माँ ने कहा और शैलजा को इशारा कर दिया। शैलजा मुस्कुराते हुए वसुधा के पास आई और वसुधा को लेकर मंदिर में आ गई। वसुधा मन लगाकर पूजा की और आरती गाने लगी। उसकी आवाज़ सुन सभी मुस्कुराने लगे। पूरा घर उसकी मधुर आवाज़ से गूंज उठा। रवि भी अपने कमरे में रेडी होकर जल्दी बाहर आया। ऋषि भी आईने के सामने खड़ा होकर अपने स्लीव्स के बटन लगा रहा था। जब उसके कानों में वसुधा की आवाज़ गई तो उसके हाथ रुक गए। वो कमरे से बाहर आया और नीचे झांकने लगा, लेकिन अभी मंदिर में होने की वजह से कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे में जाकर उसने जल्दी से अपना ब्लेज़र पहना और नीचे आया, लेकिन उसके नीचे आते ही आरती ख़त्म हो गई। वसुधा आरती की थाल लेके बाहर आई और सबको आरती देने लगी। सभी आरती और प्रसाद लिए और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। ऋषि को देख वसुधा उसके पास भी गई। जी आरती, वसुधा बोली तो ऋषि ने आरती ली और हथेली वसुधा के ही माथे से लगा दी। वसुधा उसे हैरानी से देखने लगी। तुम खुश और स्वस्थ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऋषि ने कहा और वो भी डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। वसुधा उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। इन्हें मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, उसने मन ही मन कहा और ऋषि की कही बात सोच हल्की सी मुस्कुरा दी। आरती की थाल रख वो भी नाश्ते के लिए आ गई। सभी बैठ नाश्ता करने लगे कि ऋषि एकदम से बोल पड़ा, भाभी माँ, वो आरती कौन गा रहा था? ये सुन सभी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे और वसुधा खामोशी से सर नीचे किए अपना नाश्ता करने लगी। दादी माँ और शैलजा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। क्या हुआ देवर जी, आज कुछ खास पसंद नहीं आई क्या? आवाज़ कुछ खास पसंद नहीं आई क्या? जानती हूँ, बस ऐसे ही थी, उसमें कोई बात नहीं थी, शैलजा ने मुँह बनाकर कहा। नहीं भाभी माँ, आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, इतनी मीठी कि कानों में शहद घोल रही थी, ऋषि एकदम से बोला तो सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वसुधा ने एक बार नजरें उठाकर ऋषि को देखा, फिर नजरें झुका ली। ऋषि आगे बोला, लेकिन हमारे घर में इतना मीठा कौन गाने लगा सुबह सुबह, ये जानना चाहता हूँ। ये तो हमारी प्यारी देवरानी जी गा रही थी, शैलजा ने कहा तो ऋषि हैरानी से वसुधा को देखने लगा। फिर शैलजा की ओर देखा तो शैलजा ने अपनी पलकें झपका दी। वो बिना कुछ कहे सर नीचे किए खाना खाने लगा। उसी समय घर में रोनित की एंट्री होती है। ऋषि मेरा यार, कहाँ है तू? रोनित अंदर आते हुए बोला। रोनित, दादी माँ ने खुशी से कहा। दादी माँ, कैसी हैं आप? रोनित ने दादी माँ के पैर छूते हुए कहा। तुम कब आए लंदन से? शैलजा ने पूछा। ओ भाभी, बस 2 दिन पहले ही आया हूँ। रोनित को उसे खींच के बैठ गया और एक एप्पल उठाकर खाने लगा। 2 दिन हो गए तुम्हें आए और तुम अब आ रहे हो, दादी माँ ने कहा। सॉरी दादी माँ, वो क्या है ना, जैसे ही मुझे पता चला कि ऋषि की शादी हो गई है, मैं उससे मिलने सीधा ऑफिस पहुँचा, इसीलिए यहाँ नहीं आ पाया, रोनित ने कहा। सिर्फ ऑफिस नहीं दादी माँ, ये तो मेरे साथ वसुधा के घर भी चला गया, ऋषि ने उसे घूरते हुए कहा। देखा दादी माँ कैसे घूर रहा है, माना कि वो इनकी ससुराल है, लेकिन भाभी से मेरा भी तो कोई रिश्ता है, इसीलिए उनसे मिलने का वेट करने से अच्छा पहली फुर्सत में ही मिल आया उनसे, रोनित ने कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, दादी माँ ने प्यार से कहा। बैठो और नाश्ता करो, शैलजा ने कहा। ये भी कोई कहने की बात है, आया हूँ तो खाकर ही जाऊँगा, रोनित ने कहा तो शैलजा ने उसकी प्लेट लगा दी। और बताओ रोनित, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? रवि ने पूछा।
बिजनेस तो बढ़िया ही चल रहा है भैया, रोनित बोला। और तुम्हारे माँ पापा कैसे हैं? माँ पापा दोनों ठीक हैं, बस अब पापा भी मुझे परेशान करने लगे हैं कि शादी कर ले। अब तो ऋषि की भी शादी हो गई तो कर लो ना, इसमें कौन सी परेशानी है? लड़की तो देख ही रखी है तुमने, दादी माँ ने कहा। हाँ दादी माँ, देख तो ली है, बस अब फेरे लेने बाकी है। लेकिन वो क्या है ना दादी माँ कि मुझे इतनी जल्दी इस झंझट में पड़ना नहीं है। रोनित बोला, अच्छा तो शादी तेरे लिए झंझट है, रुक अभी रूही को बताता हूँ, ऋषि ने कहा और अपना मोबाइल निकाल बोला। तो रोनित ने उससे फ़ोन छीन लिया। मत कर मेरे यार, क्यों मेरे ही पीछे पड़ा रहता है? अब तो तेरी शादी भी हो गई है, तब भी ये टच ऑफ नेचर कैरी की हुई है। भाभी, अब आप ही अपने पत्थर दिल पति को मोम की तरह पिघला सकती हो, रोनित ने नौटंकी कहते हुए वसुधा से कहा। तो सभी उसकी नौटंकी देख हंसने लगी। तू नहीं सुधर सकता, ऋषि बोला। तो रोनित ने नाम में गर्दन हिला दी। वसुधा को उन दोनों की ये नोक-झोंक अच्छी लग रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए उस पल का मजा ले रही थी। ऋषि कुछ देर की खामोशी के बाद दादी से कहा, जी दादी माँ। सॉरी, ऋषि कुछ देर की खामोशी के बाद दादी ने कहा, जी दादी माँ। बेटा, बहू को लेकर कहीं घूमने नहीं जाओगे? दादी माँ ने कहा। तो वसुधा के हाथ खाते खाते रुक गई। दादी माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम दोनों ने अभी अपना हनीमून प्लान नहीं किया। कहाँ जाना है मुझे बताओ, टिकट मैं लाकर दूंगा, रोनित एक्साइटेड होकर बोला। तो ऋषि के गले में खाना अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। ये देख, वसुधा ने तुरंत उठकर उसे पानी का गिलास आगे कर बोली, पानी पी लीजिए। ऋषि ने पानी पिया और वसुधा उसकी पीठ सहलाने लगी। सभी उन दोनों को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं ठीक हूँ, थैंक्स, ऋषि ने वसुधा को परेशान देखकर कहा। तो वसुधा फिर से चेयर पे बैठ गई। देखा दादी माँ, अब टाइम आ गया है कि इन्हें हनीमून पर भेज दिया जाए। भाभी आप बताइए कि कहाँ की टिकट करवाऊँ, रोम, पेरिस या लंदन? रोनित ने वसुधा से पूछा। वसुधा बिना कुछ रिएक्ट किए चुप ही रही। उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए सिचुएशन बहुत अकवर्ड सी हो रही थी। उसकी नजरें ही नहीं उठ रही थी सबके सामने। अरे भाभी, आपने जवाब नहीं दिया, बोलिए कहाँ जाना है आपको? रोनित ने कहा। रोनित, अब बस बहुत हो गया, ऋषि ने सख्ती से कहा। वसुधा के लिए अब वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली आई। तुझे जरा भी समझ नहीं है ना कब क्या बोलना है, ऋषि ने उसके सिर पे मारते हुए कहा। अब मैंने क्या गलत किया, रोनित ने सिर सहलाते हुए कहा। ये क्या, हनीमून के लिए कहाँ जाना है जल्दी बताओ, ये सब क्या लगा रखा था? उसके लिए कितनी अकवर्ड सिचुएशन हो गई थी जानता है तू? एक तो वैसे भी वो कम बोलती है और अब इसके बाद तो जाने कब तक छिपती रहेगी मुझसे, ऋषि ने सख्त लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, अब वो तुझसे भी छिपती फिरेगी? ओह, सो सैड ना, रोनित मुंह बना कर बोला। शट अप रोनित, बहुत हो गया मजाक, ऋषि ने कहा और ऊपर कमरे में जाने लगा। ओह, भाभी से मिलने की बेकरारी, रोनित फिर बोला। तो फिर से बोला, ऋषि ने उसकी ओर आते हुए कहा। तो रोनित दादी माँ के पीछे छिपने लगा। दादी माँ प्लीज़ बचाइए मुझे अपने खड़ूस लाडले से। तो पहले दादी माँ के पीछे से निकल, ऋषि ने बोला और दादी माँ को हटाकर रोनित का गला पकड़ते हुए मस्ती में बोला। अब बोल, क्या बोल रहा था? रोनित कान पकड़ते हुए बोला। अरे माफ़ कर दे मेरे बाप, माफ़ कर दे, छोड़, मेरी सांस अटक रही है। देख, मजाक मजाक में ही कही, मैं सच में मर गया तो तुझे जेल हो जाएगी, फिर सोच भाभी का क्या होगा। वसुधा का जिक्र आते ही ऋषि ने तुरंत रोनित का गला छोड़ दिया। देखा देखा भाभी की कितनी फिक्र है तुझे, रोनित फिर से चिढ़ाते हुए बोला। तो ऋषि फिर से उसे मारने उसके पीछे भागने लगा। अब दोनों घर के सोफे कुर्सी से कूद कूद कर इधर उधर भागने लगे। ऋषि, रोनित रुक जाओ, चोट लग जाएगी किसी को, शैलजा उन्हें रोकते हुए बोली। रहने दो शैलजा, अब वो दोनों नहीं रुकेंगे, ये उनकी पुरानी आदत है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ,
इन दोनों की वजह से ही घर में थोड़ी चहल पहल हो जाती है, वरना ऋषि तो पूरे समय खामोश ही रहता है और ऊपर से उसका गुस्सा। दादी माँ ने भी कहा। अब तीनों उन दोनों की मस्ती देख खुशी से मुस्कुरा रहे थे। भागते भागते रोनित किसी से टकरा जाता है। ये माँ मर गई, हाय मेरी कमर, मार डाला मुझे। एक लगभग 50-55 साल की वयस्क महिला जमीन पर गिरी अपनी कमर सहला रही थी। उसे देख सभी उनकी ओर दौड़े। ऋषि दौड़ कर आया और उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, बुआ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उठिए। ऋषि बुआ जी को देख अपना मुंह फेर लेती है और उसे अनदेखा कर फिर से कराहने लगती है। ये देख ऋषि अपना हाथ पीछे कर लेता है। रवि आकर बुआ जी को उठाता है और उन्हें सोफे पे बिठाता है। बुआ जी, आप ठीक है? रवि ने कहा। हाँ ठीक हूँ बेटा, भगवान की दया से, वरना किसी ने तो मुझे चोट पहुँचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बुआ जी ने ऋषि को अपनी जलती निगाहों से देखकर कहा। रवि और शैलजा ने बुआ जी के पैर छुए तो ऋषि भी उनके पैर छूने लगा, मगर उन्होंने अपने पैर पीछे ले लिए। ठीक है, बस तुम दूर ही रहो, बुआ जी बोली। ऋषि ने सबको देखा, फिर उनसे दूर हो गया। रोनित के साथ साथ घर में किसी को भी उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। शांति, तुम आते ही शुरू हो गई, दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ माँ, आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ। आपके लाडले के आगे तो आप किसी को नहीं देखती, बुआ जी ने मुँह बनाकर कहा। मत भूलो शांति, तुम्हारी माँ हूँ मैं तो ऋषि की दादी माँ भी हूँ, दादी माँ ने शांत भाव से कहा। हाँ, मुझे मत बताइए माँ, आपका किसी से क्या रिश्ता है और आप किसकी क्या है? रोनित ने धीरे से ऋषि के कान में बोला। यार, ये शांति बुआ जी क्यों आ जाती हैं इस घर में अशांति फैलाने? ऋषि ने उन्हें आंख दिखा दी तो रोनित ने मुंह पर उंगली रख ली। तुम्हें तो शादी में बुलाया था शांति, तब तुम क्यों नहीं आई? दादी माँ ने पूछा। आपके लाडले की शादी में मुझे आने का मन नहीं था, शांति बोली। तो अब क्यों आई हो? दादी माँ बोली। माँ, क्या आप इस घर में मैं नहीं आ सकती? अरे, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ और साथ में ये भी देखने आई कि आपने कौन सा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाया है अपने लाडले के लिए। शांति ने एक बार फिर ऋषि को देखकर कहा। यार, इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये इतना चिढ़ती क्यों है तुमसे? रोनित ने कहा तो ऋषि ने अपने कंधे उचका दिए। चल, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि यहाँ का माहौल गर्म हो जाए। तुझे बाद में मिलता हूँ, बाय। रोनित ने ऋषि के गले लगते हुए कहा और वहाँ से चला गया। शांति, तुझे जरूर इस घर की छोटी बहू से मिलवाऊंगी, पहले जाकर फ्रेश हो ले, कुछ खा पी ले, दादी माँ ने कहा तो बुआ जी की आंखों में चमक आ गई। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, मुझे भूख लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, नाश्ता वहीं पर भिजवा देना। बुआ जी उठी और अपने कमरे में जाने लगी। उनके जाते ही सबने चैन की सांस ली। दादी माँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, ऋषि ने कहा और वो भी बाहर जाने लगा। ऋषि, दादी माँ की आवाज़ पर ऋषि के कदम रुक गए। ऋषि ने पलटकर दादी माँ को देखा। बेटा, शांति की बातों को दिल से मत लगाना, दादी दुखी स्वर में बोली तो ऋषि उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। दादी माँ, मैं क्या जानता नहीं हूँ बुआ जी को, वो ऐसी ही हैं, इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, आप चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। ऋषि ने दादी माँ को साइड हक करते हुए कहा। अब मैं जाऊँ ऑफिस? ऋषि ने कहा तो दादी माँ प्यार से बोली। जा, लेकिन जल्दी आ जाना, अब घर पर तेरी पत्नी भी तेरा इंतज़ार करती है। जी, ऋषि ने कहा और बाहर आ गया। दादी माँ, मैं भी चलता हूँ, रवि ने कहा और वो भी चला गया। पता नहीं शांति कब ऋषि के लिए शांति के दिल में प्यार और अपनापन जागेगा। दादी माँ ने चिंता जताते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा दादी माँ, आप परेशान ना हो, ऋषि के लिए उनका मन भी एक दिन जरूर पिघलेगा। शैलजा ने उनके हाथ पर हाथ रख कर कहा। कब ठीक होगा शैलजा, आखिर कब ठीक होगा?
तब तक शांति अपनी कड़वी बातों से ऋषि का सीना छलनी कर देगी। मेरा बच्चा पहले से ही जख्मी है शैलजा, पहले ही से ही चोट खाया हुआ है। तुम तो जानती हो ना, दादी माँ ने दुखी स्वर में कहा। दादी माँ, सब माता रानी पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा। बात विश्वास रखिए, शैलजा ने कहा तो दादी माँ फीका मुस्कुरा दी। लंच के समय बुआ जी कमरे में आई। शैलजा और वसुधा खाना लगा रहे थे। दादी माँ चेयर पे बैठी हुई थी। शांति ने एक नज़र वसुधा को देखा, फिर डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए बोली, माँ, आप लोग तो मेरे बिना ही लंच करने लगी। अभी नहीं किया है शांति, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। दादी माँ ने सहज भाव से कहा, माँ, आपने अपने लाडले की पत्नी से नहीं मिलवाया? कहाँ है? लगता है अभी कमरे से बाहर नहीं आई। शांति ने जानबूझकर वसुधा को अनदेखा कर कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है शांति, जो तुम्हें हमारी चांद सी बहू नजर नहीं आ रही। दुर्गा जी ने भी उसी लहजे में कहा तो शांति मुंह बिचकाने लगी। वसुधा, इनसे मिलो, यह ऋषि और रवि की बुआ जी, मेरी बेटी। ये भोपाल में रहती हैं, किसी वजह से शादी में नहीं आ पाई तो अब आई हैं समय निकाल कर तुमसे मिलने। दुर्गा जी ने कहा तो वसुधा तुरंत शांति के पैर छूने लगी। अरे ठीक है, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। शांति ने तुरंत पैर पीछे ले लिए। वसुधा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दादी माँ को उनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने इस समय कुछ ना कहना ही सही लगा। शाम को जब ऋषि ऑफिस से आया तो देखा सभी लिविंग रूम में ही बैठे हैं। वो सबके पास आया। उसे देख बुआ जी फिर से बुरा सा मुंह बनाने लगी, जिसे वसुधा ने देख लिया था, लेकिन दादी माँ और शैलजा के चेहरे पर उसे देख मुस्कुराहट थी। बेटा तू आ गया? दादी माँ ने बड़े दुलार से कहा। जी दादी माँ, आपने ही कहा था ना जल्दी आने को। ऋषि ने कहा, जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। शैलजा ने कहा। थैंक यू भाभी माँ, ऋषि ने कहा और ऊपर जाने लगा। आपने इसे कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है माँ, क्या ज़रूरत है इसे इतना प्यार जताने की? बुआ जी ने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा, जिसे सुन ऋषि के कदम रुक गए और उसकी आंखों में नमी आ गई। वसुधा को भी ये सुन अजीब सा लगा। शांति, तुम भूल रही हो कि वो इस घर का बेटा है और मेरा पोता, तो इस प्यार का उसे पूरा अधिकार है। दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, खूब जानती हूँ, इस प्यार पर उसका अधिकार है और वो आपका पोता है। और आया बड़ा इस घर का बेटा। वसुधा ने ऋषि की ओर देखा तो उसकी नम आंखें देख उसे बहुत बुरा लगा। ऋषि ने खुद को संभाला और ऊपर चला गया। बुआ जी, आप क्यों हर समय उसका दिल दुखाती रहती हैं? वो अगर आपकी सब बातें चुपचाप से झुका के सुनता है और आपको कोई जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। वो सिर्फ आपका लिहाज करता है, आपका अपमान नहीं करना चाहता, वरना उसके गुस्से से हर कोई वाकिफ़ है। रवि ने नाराज़गी से कहा। देखा माँ, देखा आपने, अब उस लड़की के लिए रवि भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। शांति ने झूठा रोने का नाटक करते हुए कहा। रवि ने कुछ गलत नहीं कहा शांति, तुम अपनी हरकतें नहीं देख रही। तुम्हें कुछ भी ख्याल है कि तुम उसकी पत्नी के सामने उसे बातें सुना रही हो, उसे हीन भावना से देख रही हो, उसे तिरस्कृत कर रही हो और तो और उसका अपमान भी कर रही हो। ये वो सुन लेता है सिर्फ मेरी वजह से। तुमने सोचा है कभी, अगर उसने पलट कर तुम्हें जवाब दे दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? दादी माँ ने गुस्से से कहा। शांति ने एक नज़र सबको देखा और वसुधा को देख मुँह बनाकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वसुधा को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। दादी माँ ने उसे देखा तो वो सीधा किचन में चली गई। शैलजा, जाकर देखो वसुधा, जाने क्या सोच रही होगी। दादी माँ ने कहा तो शैलजा ने सिर हिला दिया। जी दादी माँ, ये बोल वो वहाँ से किचन में चली गई। पता नहीं कब सुधरेगी शांति, दादी माँ ने अफसोस से कहा और सोफे पे बैठ गई। रवि भी उनके साथ वहीं बैठ गया। शैलजा ने किचन में आकर देखा तो वसुधा कॉफ़ी बना रही थी। ऋषि के लिए बना रही हो? शैलजा ने पूछा। जी, वसुधा ने शांत लहजे में कहा। शैलजा उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल और बेचैनी थी। बुआ जी के बारे में सोच रही हो? शैलजा ने कहा तो वसुधा के हाथ रुक गए।
अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, शैलजा ने कहा। तो वसुधा ने उन्हें देख एकदम से बोली, ये बुआ जी इनसे ऐसे बर्ताव क्यों करती हैं? क्या वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती? उनकी नज़रों में उन्हें लेकर ये तिरस्कार क्यों है? वसुधा ने वही सवाल की जिसकी शैलजा को उम्मीद थी। उसने कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली, फिर वसुधा को देखकर कहा, वसुधा, मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। हमारी ज़िंदगी की किताब के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिसकी लिखावट हम मिटा नहीं सकते, बशर्ते जब तक वो पन्ने खुद फट कर कहीं खो नहीं जाते। लेकिन इससे हमारी कहानी का अतीत बदल तो नहीं जाता ना, वो तो वैसा ही रहता है। बस ऐसा ही कुछ काला अतीत है जिससे ऋषि की ज़िंदगी जुड़ी है, जिसे बुआ जी बात बात पर कुरेदती रहती हैं और ऋषि को दर्द पहुंचाती हैं। ये सुन वसुधा हैरानी से शैलजा को देखने लगी। है कुछ बात जो वक्त आने पर खुद ऋषि से तुम्हें पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। तब तक संयम रखो और ऋषि का साथ दो। और हाँ, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ऋषि से शादी करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। मेरा देवर हीरा है, हीरा, उसके जैसा तुम्हें दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। ये बात जब तुम समझ जाओगी ना तो देखना तुम्हें ऋषि से कोई शिकायत नहीं होगी। अब जाओ, जाकर उसे कॉफ़ी दे दो और हो सके तो कुछ देर उसी के साथ रहना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। शैलजा ने कहा तो वसुधा बिना कुछ कहे कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई। वसुधा कॉफ़ी लेकर कमरे में आई, लेकिन ऋषि कमरे में नहीं था। उसने नजरें घुमाकर सब ओर देखा, फिर स्विमिंग पूल की ओर आ गई। कांच में इसे देखा कि ऋषि वहीं खड़ा होकर पानी को देख रहा है। वसुधा हल्के से दरवाज़ा खोल उसके पास आई। सुनिए। वसुधा की आवाज़ पर ऋषि ने अपनी पलकें बंद कर आंखों में आई नमी को जब्त किया और खुद को संभाल बिना पलटे ही कड़े शब्दों में बोला, क्यों आई हो यहाँ? वो मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। अभी मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ऋषि ने सख्त आवाज़ में बोला। कॉफ़ी पी लीजिए, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी, जब पीनी होगी तो बता दूंगा। प्लीज़ पी लीजिए, वसुधा ने एक बार फिर कहा तो ऋषि को इस बार गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना नहीं पीनी है, जाओ यहाँ से। ये बोलो एकदम से पलटा और उसके पलटते से गर्म कॉफ़ी वसुधा के हाथ पर छलक गई। वसुधा के मुंह से आ निकली। ये देख ऋषि घबरा गया। सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, ऋषि ने घबराहट से कहा। वसुधा के हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दिया और हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया। बहुत जलन हो रही है, इससे जलन कम हो जाएगी। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मैं ठीक हूँ, इतना भी नहीं जला है, वसुधा ने कहा। ऐसे कैसे नहीं जला? देखो अपना हाथ पूरा लाल हो गया है। कुछ देर बाद ऋषि ने उसका हाथ पानी से निकाला और कमरे में लेकर आया। फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकाल उस पर हल्के हल्के फूंक मारने लगा। वसुधा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। जलन कुछ कम हुई? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? ऋषि ने पूछा। कुछ मरहम जख्म गहरे होने से पहले ही भर देते हैं, फिर दर्द और जलन भी नहीं रहती, वसुधा ने कहा तो ऋषि सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। वसुधा उसकी आंखों में झांकने लगी तो ऋषि ने नजरें हटा ली। मैं इसे रख कर आता हूँ, ऋषि ने कहा और बॉक्स ड्रॉर में रखने चला गया। मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हैं आप? पल में इतना गुस्सा करते हैं और पल में एकदम मोम की तरह नर्म। अगर मुझे जरा सा भी दर्द पहुँचे तो आप परेशान हो जाते हैं। जैसे दर्द मुझे नहीं आपको हो रहा है। फिर आप जब इतने अच्छे हैं तो मेरी दीदी का अपमान क्यों किया आपने? कितने सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। वसुधा ऋषि को देख मन में सोचने लगी। वसुधा कुछ देर बैठकर यूं ही सोचती रही। ऋषि चेंज करके आया। वसुधा को कहीं खोया हुआ देख बोला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वसुधा ने कहा और बेड से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? आराम करो, तुम्हारा हाथ जला है, ऋषि ने कहा। ये तो बहुत मामूली सा जला है और अब जलन भी नहीं हो रही। आपने मरहम जो लगा दिया, वसुधा उसकी आंखों में देख बोली तो ऋषि उससे नजरें चुराने लगा। मैं अभी आया, ऋषि ने गला साफ करते हुए कहा और
अपनी स्टडी में चला गया। वसुधा भी नीचे आ गई। बुआ जी जब से आई थी ऋषि को कड़वी कलेसी बातें सुनाना उनका दस्तूर जारी था। दादी माँ की कहे वो चुप भी हो जाती, लेकिन और किसी का उन्हें कोई डर नहीं था। ऋषि बिना कुछ बोले सब सुन लेता कि वसुधा को बुआ जी का ऋषि के प्रति ये व्यवहार और तिरस्कार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऋषि की आंखों में उसने कई बार नमी देखी, जिसे वो बड़ी आसानी से अपने सख्त चेहरे और मिजाज के पीछे छिपा लेता। एक दिन रोनी सुबह सुबह ऋषि के घर रूही के साथ आ गया। रूही उसकी मंगेतर है जो दिल्ली में रहती है। जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है। तू यहाँ क्या कर रहा है और रूही कब आई? ऋषि ने पूछा। कल शाम आई, रोनित ने कहा। रूही ने दादी माँ के पैर छुए तो दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। रूही शैलजा से बड़े प्यार से मिली। घर में सभी उसे पहले से जानते हैं, इसीलिए वो सबसे बड़ी सहजता से बात कर रही थी। रूही, इनसे मिलो, ये है ऋषि की वाइफ। रोनित ने रूही से वसुधा को मिलवाते हुए कहा। हाय, रूही ने कहा। हेलो, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। वाह ऋषि, बहुत प्यारी है तुम्हारी वाइफ। आई मस्ट से, तुमने तो देखते ही देखते पसंद कर लिया होगा ना? रूही बोली तो वसुधा ऋषि को बड़ी उम्मीद से देखने लगी कि ऋषि इसका क्या जवाब देता है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी। ऋषि ने वसुधा को देखा, लेकिन सिर्फ फीका मुस्कुरा दिया। तुम दोनों पहले ये बताओ कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि ने रोनित की ओर देखकर कहा। यार, रूही आई है तो मैंने सोचा क्यों हमारी एक आउटिंग हो ही जाए। रोनित ने कहा। गुड, तो जाओ, यहाँ कर क्या रहे हो? ऋषि बोला और बाहर जाने लगा। रोनित तुरंत उसके आगे आकर बोला। ओ हेलो, तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा हमारी आउटिंग, मतलब हम चारों की, मेरी और रूही के साथ में तुम्हारी और भाभी की भी। उसने उंगली को पहले ऋषि की ओर किया, फिर खुद की ओर। सॉरी, मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। ऋषि ने कहा। तेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग कब नहीं होती? वो तो रोज ही होती है। अरे यार, मुझे सच में काम है। तुम दोनों एक काम करो, तुम वसुधा को ले जाओ। ऋषि ने कहा। पागल हो गया है क्या? तेरे बिना भाभी वहाँ क्या करेंगी? और तू क्यों उन्हें हम दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनाना चाहता है? रोहित मुंह बनाकर बोला। तो तुम दोनों चले जाओ, ऋषि चिढ़ते हुए बोला। ऋषि प्लीज चलो ना, कितना मज़ा आएगा जब चारों साथ होंगे तो, रूही ने जोर देते हुए कहा। ऋषि बेटा, चला जाना, जब ये इतना कह रहा है। बहू भी घूम लेगी, जब से शादी हुई है कहीं गई भी नहीं। दादी माँ ने कहा। हाँ ऋषि, जाओ ना, इससे भी अच्छा लगेगा। शैलजा ने भी वसुधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। ऋषि वसुधा को देखने लगा। ठीक है, चलते हैं हम भी साथ, ऋषि ने वसुधा को देखकर कहा। रोनित उछलकर उसके गले लग गया। अरे लेकिन जाना कहाँ है, ये सोचा है? ऋषि बोला। तू टेंशन मत ले, सब अरेंजमेंट हो गई है, तू बस रेडी हो जा। रोनित एटीट्यूड दिखाते हुए बोला। मतलब सब पहले से डिसाइड है? ऋषि ने कहा। और क्या, मैं जानता था भाभी के लिए तू जरूर मान जाएगा, इसीलिए सब पहले से सेट कर दिया था। रोनित ने कहा। वसुधा तुम ये सब छोड़ो, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। शैलजा ने उसके हाथ से पोहे का बोल लेते हुए कहा तो वसुधा अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उसकी नजरें ऋषि पर ही थी। ऋषि को उसकी नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन इस समय उसने वसुधा की ओर ना देखना ही सही समझा। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों से कहानी ना छूटे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक ज़रूर करें।